So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with the क्रिया शारीर सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 11 में आहार को देखा था। और उसके बाद आहार पाक देखा था कि किस तरीके से आहार का पाक होता है। उसमें अवस्था पाक, निष्ठा पाक, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अवस्था पाक 3 तरीके का होता था और विपाक जिसको निष्ठा पाक बोलते थे वो भी 3 तरीके का होता था आपके लेवल पे। बाकी ऊपर वाले लेवल पे जाएँगे तो आप देखेंगे कई आचार्यों ने कई तरीके के विपाक देखे हैं, लेकिन हाँ, जो मेन माना जाता है वो 3 वाला ही माना जाता है जो आपके लेवल पे है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, ठीक है? यहाँ पे ये 16 लिखा हुआ है, 16 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग अग्नि पढ़ेंगे। और अग्नि में हम लोग देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी। जैसे उसमें जठराग्नि के बारे में बताया गया है, उसके बाद भूताग्नि, धात्वाग्नि, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन है कि हाँ, इन सारी चीज़ों को आपको तैयार करना है अच्छे तरीके से। तो हम लोग इस वीडियो में खाली उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई हैं कि हाँ, ये चीज़ें आ सकती हैं, उनको डीप में अच्छे से तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी जो लोग एकदम एग्ज़ाम के एंड पे आके ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाके इसके नोट्स डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जल्दी से हो जाएँगे। ओपीएन हमने डाल रखे हैं, ओपीएन 1 पेज नोट्स में क्रिया शरीर का पढ़ा हुआ है, तो उस टेलीग्राम लिंक में आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा तो डीप में नहीं है, लेकिन हाँ, इतना है कि आप पास हो जाएँगे उतना पढ़ के। तो उतना पढ़ के पास होने, जिनको सिर्फ़ पास होना है तो वो वहाँ से जाके पढ़ के वो पास पास हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको अच्छे तरीके से आयुर्वेद करना है, तो वो यहाँ पे जो वीडियो चल रही है उसको अच्छे तरीके से देखें, साथ-साथ नोट बनाते हुए चलें। जो नोट्स आप बनाएँगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। बाकी मैं इस पीडीएफ फॉर्म से पढ़ा रहा हूँ ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो डीप वाली चीज़ें हैं, वो मिस ना हो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में सारी चीज़ें नहीं लिख सकते। अगर सारी चीज़ें लिख देंगे तो नोट्स कैसे? और वही है कि सारी चीज़ें ना छूटें। तो नोट्स मिल जाएँगे आपको टेलीग्राम पे, बाकी यहाँ पे वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग अग्नि विवेचन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अग्नि का मतलब क्या होता है? क्या यहाँ पे अग्नि पित्त के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि पित्त को भी अग्नि बोलते हैं। क्या क्या यहाँ पे वो जो फायर वाली अग्नि होती है उसकी बात कर रहे हैं? या फिर किस क्या चीज़ है यहाँ पे अग्नि? तो अग्नि हमारे बॉडी का वो तेज कहलाता है, वो तापमान कहलाता है, वो पित्त कहलाता है, वो फायर कहलाती है, वो डाइजेस्टिव फायर कहलाती है, जो हमारे बॉडी को अच्छे तरीके से चलाती है। अगर ये अग्नि नहीं होगी तो हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी, और जो भी जितने भी दोष होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, वो सारे अग्नि की वजह से ही होते हैं। अभी आगे चल के आप लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आयुर्वेद ये ऐसा मानता है कि जितने भी रोग हैं, वो सब अग्नि की वजह से हैं। आपकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं ना, वो भी आपके डाइजेशन की वजह से ही हो रही हैं। आपके अगर आपकी त्वचा विकार आ रहा है, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, वो भी अग्नि की वजह से हैं। तो मेनली हर चीज़ आयुर्वेद में अग्नि के अकॉर्डिंग ही रिवॉल्व करती है। फिर यहाँ पे जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इसमें उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति अग्नि जो है, वो कहाँ से आई है? अंगति व्याप्नोति इति अग्नि। इसमें अर्थ में अंग धातु से हुई है, ठीक है? उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो संस्कृत वाली उत्पत्ति बता दिया है। इसका तात्पर्य है कि सर्वत्र व्याप्त रहने वाला पदार्थ, जो हर जगह मिले, उसे अग्नि कहते हैं। यज्ञों में इसे आगे ले जाया जाता है, इसलिए इसको अग्नि कहते हैं, ठीक है? अग्नि के अनेक पर्याय का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होता है, जिसमें कुछ निम्न है, ठीक है? जैसे वैश्वानर वन ही, धनंजय पावक अनल, शाखावान हुत भूख, तनु नपात, शुचि, व्रतः, हिरण्यकेश, अहरत, असुर और सर्वपाक। तो ये जो हैं, इसके पर्याय हैं, इनके सिनोनिम्स हैं कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब हम लोग को अग्नि से लेना चाहिए, अगर ये कहीं पे भी लिखा हुआ है। तो शिखावान है, तो शिखावान अगर कहीं पे मिल जाता है तो आपको ये हाँ, क्लिक हो जाएगा कि हाँ, ये अग्नि था। तो देखो, आपको बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको ही लोड पड़ेगा। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आप नोट्स बनाइए, उसमें सारे लिख लीजिए। ये मत टारगेट रखिए कि आपको याद करना है।
बस लिख लीजिए, जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे तो हाँ, आपकी आँखों के सामने ये सारी चीज़ें आएँगी तो हाँ, बाकियों के कंपैरिज़न में आप आगे होंगे, क्योंकि आपको इन चीज़ों का कम से कम मतलब तो पता है। और बाकी मेन-मेन जो है वो आपको पता ही है, धनंजय कितना वो है, पावक, अनल, अनल, वैश्वानर, वन्ही। वन्ही सबसे ज़्यादा कॉमन आयुर्वेद में आपको मिलने वाला है पर्याय, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि शरीर में जो अग्नि होती है, उसके कर्म अलग-अलग, मतलब अलग-अलग कर्म होते हैं। तो अलग-अलग कर्म होने की वजह से उनको अलग-अलग नाम दिया जाता है। ये अग्नि वस्तुतः भेद, ये मतलब जो भेद है, वो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। चरक संहिता के टीकाकार चक्रपाणि, आपके आयुर्वेद इतिहास में चक्रपाणि के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कितने खतरनाक इंसान थे। इनको चरक चतुरानन का वो मिला था, पुरस्कार, उपाधि मिली थी, वही है। जिसमें एक अंतराग्नि, पंचभूताग्नि एवं 7 धात्वाग्नि सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ गया कि 1 अंतराग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धात्वाग्नि होती हैं। महर्षि सुश्रुत ने केवल 5 अग्नियों का बताया है। सुश्रुत ने केवल 5 अग्नि बताया है, जिनमें पांचाग्नि, रंजकाग्नि, आलोचकाग्नि, साधकाग्नि और भ्राजकाग्नि संज्ञा प्रदान करी है। तो ये देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे अलग से स्टार मार्क करके लिखिए कि जो सुश्रुत थे उन्होंने 5 अग्नियाँ बताई थी और चक्रपाणि ने अग्नि को 13 भेद बताए थे। बाकी इनके नाम हैं, नाम लिख के याद कर लीजिए। पाचक अग्नि पाचन का काम करती है, रंजक अग्नि जो रंजन का काम करती है, आलोचक अग्नि, साधक अग्नि, भ्राजक अग्नि। तो जो देखो, पित्त के भेद थे आपके, पाचक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त और भ्राजक पित्त। तो पित्त को हटा के उन्होंने अग्नि लगा दी है कि पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, आलोचक अग्नि, साधक अग्नि और भ्राजक अग्नि बताया है। अब इस प्रकार महर्षि सुश्रुत, मतलब उसके बाद अन्य स्थल पर आहार के पंचभौतिक तत्व बताते हुए उनकी 5 भूताग्नि भी बताई हैं। तो उन्होंने 5 भूताग्नि भी बता दी। इस तरीके से उन्होंने, महर्षि सुश्रुत ने टोटल 10 अग्नियों का वर्णन किया है। ठीक है? सुश्रुत ने 10 अग्नियों का वर्णन किया। फिर आता है अपना अष्टांग हृदय के रचयिता ने 23 अग्नियों की गणना करी है। तो ये देखो, ये और खतरनाक थे, इन्होंने बोल दिया कि 23 अग्नियाँ होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है 5 अंतराग्नि, जिसके अंतर्गत 5 पित्त। तो जो 5 पित्त होते हैं वो पंचभूत अग्नि, जो 5 महाभूत की अग्नि होती है, 7 धात्वाग्नि जो धातुओं की अग्नि होती है, 3 दोषाग्नि और 3 मल अग्नि सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार अग्नियों को चरक के मतानुसार 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो ये देखो, हम लोग ने अलग-अलग आचार्यों का अलग-अलग क्लासिफिकेशन देख लिया कि हाँ, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो इसको हम लोग अगर एक पॉइंट में समराइज़ करते हैं तो कैसे होगा? चरक थे, उन्होंने मेनली क्या कहते हैं, 13 अग्नि बताई थी, जिसमें 13 अग्नि बताई थी, जिसको हम लोग 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। बाकी वाग्भट ने बताया था कितना, 23, सुश्रुत ने बताया था 10। अब इसमें और डीप में जाते हैं, क्या-क्या होता है? पाचक अग्नि, तो पाचक अग्नि होता है, यह संख्या वेद से सिर्फ एक होती है, जो पाचन का काम कर रही, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जठराग्नि। इसे ही पाचक पित्त नाम से जाना जाता है। इस अग्नि के स्थान जठर या उदर, तो ये जठर या उदर होने के कारण इसे जठराग्नि भी बोलते हैं। इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। यही कोष्ठाग्नि भी है और यही अंतराग्नि भी है। क्लियर हो गया ना? फिर उसके बाद आता है भूताग्नि। तो भूताग्नि में क्या है, पंच महाभूत हैं। 5 महाभूत के अलग-अलग अग्नि होंगी। तो क्यों होंगी? क्योंकि हर चीज़ अपनी अग्नि के द्वारा ही तो पाक होगा। जैसे जो पार्थिव अग्नि है, ठीक है? या भौम्य अग्नि है, तो वो अपने ही अग्नि के द्वारा ही उसका पाक होगा और तभी सारवाक किट्टभाग बनेगा। अब जैसे वाटर की अग्नि है, वाटर की अग्नि अलग टाइप से काम करेगी और ये पृथ्वी वाली अलग काम करेगी, आकाश वाली अलग काम करेगी। तो इसी तरीके से अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं। यहाँ पे इन क्या-क्या होती हैं, भौम्याग्नि, आपाग्नि
आग्नेयाग्नि, वायव्याग्नि और आकाशाग्नि। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर धात्वाग्नि, तो 7 धातु हैं होती हैं, रसासक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो 7 धातुएँ होती हैं, उनकी अलग-अलग अग्नियाँ होती हैं, क्योंकि अगर अलग-अलग अग्नियाँ नहीं होंगी, तो जैसे रस है, रस का पाचन क्या कौन कर रहा है? रसाग्नि, या फिर हाँ, रसाग्नि कर रहा है। रक्त का कर रहा है रक्ताग्नि, में मांस क्या कर रहा है? मांसाग्नि। अब कहते हो मांसाग्नि रस का पाचन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो मांस का ही पाचन करने के लिए, मांस का ही पाक करने के लिए बना हुआ है, तो वो उसका ही कार्य करता है। इसमें कौन-कौन से रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदवाग्नि, अस्थाग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि आते हैं। सबके सामने बस अग्नि लगा देना है, बाकी तो पता ही है आपको, इसमें कुछ याद करने वाली और बहुत ज़्यादा डीप वाली चीज़ नहीं है। अब जैसे जठराग्नि होती है, तो जठराग्नि को हम लोग अब देखेंगे कि क्या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो ये कर कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ रहता है, सारी चीज़ें। तो सिंपल सी बात है, जो देह में विद्यमान होती है, उसे उस अग्नि को हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। इसमें देहाग्नि, जठराग्नि, पाचकाग्नि, पाकाग्नि, पाचक पित्त आदि नामों से जाना जाता है, तो ये इसके पर्याय हैं। फिर हमारे शरीर में इसको बनाने वाला उपादान पंच महाभूत से निर्मित होता है। ग्रहण किया गया आहार पंच भौतिक होते हुए बिना स्वरूप परिवर्तन के देह में उपयोग नहीं होता। तो जो हम लोग आहार लेते हैं, उसका अगर जब तक कि पाचन नहीं होगा, तब तक वो हम लोग उसे एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे, उसका अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसी ग्रहण के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है जठराग्नि की। तो जिसकी जठराग्नि अच्छी होती है, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, इंसान देखने में अच्छा है, सुंदर है, उसके बाल अच्छे हैं, आँखें अच्छी, सब अच्छा है। उसका ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो जाता है। तो जो अन्न देह, धातु, ओज, बल और वर्ण का पोषण करता है, उसे पचाने में जठराग्नि ही प्रधान है। तो जठराग्नि ही प्रधान है किसमें? पोषण करने में। और कौन-कौन सी चीज़ें हैं? ये वाली चीज़ें हैं। देह, धातु, ओज, बल, वर्ण का पोषण करने में जठराग्नि प्रधान है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि शरीर में बहुत सारे नए-नए देह परमाणु कोशों का निर्माण होता है और पुराने वृद्ध कोशों का नाश हो जाता है। मतलब जो सेल्स होती हैं अपनी बॉडी की, तो बहुत सारी नई-नई बनती रहती हैं और बहुत पुरानी जो होती हैं, वो जाके खत्म भी होती रहती हैं। तो नए देह धारक द्रव्यों के निर्माण हेतु अन्न का पाचन होना आवश्यक है। इसलिए सभी अग्नियों में पांचकाग्नि ही श्रेष्ठ माना जाता है। महर्षि सुश्रुत ने पित्त को आमाशय पक्वाशय के मध्य स्थित बताया है और कहा है, यही चतुर्विध अन्न, पेय, लेह, भोज और भक्ष्य, या खाद्य और भक्ष्य भी जिसे बोलते हैं, भोज्य को खाद्य भी बोला गया है। तो पेय मतलब पीना, लेह मतलब चाटना, भोज्य मतलब खाना और भक्ष्य मतलब काट कर, फाड़ कर खाना, तथा दोष, रस, मूत्र, पुरीष आदि का पृथक्करण करता है। यही अपने स्थान पर रहते हुए शेष पित्त को बल प्रदान करता है। ठीक है? इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि इसके पर्याय कौन-से हैं? देहाग्नि, जठराग्नि, पाचाग्नि, पाकाग्नि, पाचन, पाचक पित्त। क्या-क्या काम करता है? देह धातु, ओज, बल, वर्ण का पोषण करता है, इसलिए जठराग्नि प्रधान होता है। पित्त आमाशय पक्वाशय के मध्य स्थित होता है, तो जो चतुर्विध अन्न हम लोग लेते हैं, उसका पाचन करता है। दोष, रस, मूत्र, पुरीष का पृथक्करण अलग-अलग करता है। सारभूत सार भाग, पित्त भाग उसका अलग-अलग करता है। अपने स्थान में रहते हुए शेष पित्तों को बल प्रदान करता है। तो ये इस जठराग्नि के कुछ पॉइंट्स हैं, जो आपको याद में रखने चाहिए। फिर जठराग्नि का स्वरूप क्या होता है? तो देखो, जो पाचक पित्त था, वो द्रव्य रूप होता है, फिर भी प्रकृति से अग्नेय होता है। अब जैसे पाचक पित्त की बात कर रहे हैं, तो द्रव क्या होता है? लिक्विड। पाचक पित्त लिक्विड होता है, स्टिल वो अग्नेय होता है, उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, या फिर उसमें तेज होती है, गर्माहट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसमें अग्नेय अंश के रूप में अनेक सूक्ष्म पाचन द्रव्य विद्यमान रहते हैं। अब द्रव और द्रव्य में क्या अंतर होता है? द्रव्य होता है सिर्फ लिक्विड, और द्रव्य होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो सकता है, मैटर बोलते हैं इसे। साथ ही ऊष्मा भी रहती है, अर्थात पाचन द्वारा ऊष्म दोनों पाचक पित्त में सम्माहित हैं। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं बताई गई हैं, बाकी इसमें ये बताया गया है कि सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि
ऊष्मा जो है अग्नि का रूपांतर है और पाचन के लिए अग्नि का ऊष्मा एक निश्चित प्रमाण का रहना आवश्यक है। अन्य अंशों में कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बस ये बताया गया है कि क्योंकि इसमें गर्माहट होती है इसीलिए हम लोग इसे पाचकाग्नि, जठराग्नि ये बोलते हैं। इसका स्वरूप गर्म होता है और ऊष्मा होती है उसमें। इस प्रकार जठराग्नि के स्वरूप को निर्धारित करते हुए कहा जा सकता है कि महास्रोतस में विद्यमान दीपन, पाचन, श्रवण, अग्नेय, द्रव्य तथा उपस्थित ऊष्मा, इन सबको मिलाकर एक पाचाग्नि संज्ञा दी जाती है, प्रदान करी जाती है। तो जो दीपन कर रहा है, पाचन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, अग्नेय द्रव्य है अपने महास्रोतस में, कहाँ पे? महास्रोतस में, और उसमें ऊष्मा है, उसमें गर्माहट है, तो उसे हम लोग बोल रहे हैं अपनी पाचकाग्नि। अब यहाँ पे द्रव्य एवं ताप उनमें विशेष है। आचार्यों ने अग्नि, ऊष्मा, तेज आदि नाम प्रदान किया है। इसे पित्त अंतर्गत रहती है। तो ये सारी चीजें थी, हम लोगों ने देखा अलग अलग आचारों का। तो इसके बाद भेल ने ऊष्मा और तेज नाम दिया है इसको। सुश्रुत ने ये बताया है कि इसका अग्नि कर्म विशेष महत्व होता है, जबकि चरक ने भौतिक अग्नि द्रव्य रूप में देखते हुए इसे पाचक पित्त बोला है और सुश्रुत ने इसे पाचकाग्नि बोला है। ये थोड़ा-सा अगर आपको डीप में आयुर्वेद करनी है, पीजी-वीजी करनी है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप इस तरीके से कंपैरेटिवली नहीं पढ़ पाएँगे। क्योंकि ये कभी फिर अग्नि वाला चैप्टर आगे नहीं आएगा। फिर चीज़ें आएँगी, ट्रीटमेंट आएगा, चीज़ें आएगा। लेकिन डीप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो बेस होता है, वो आपका यहीं पे बन पाएगा। तो इसीलिए अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ अच्छे से पढ़ लिया ना, तो सेकंड ईयर बहुत-बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। कोई भी ईयर होगा वो ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस बना हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। फिर जठराग्नि के स्थान क्या होता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि महास्रोतस में पाचन क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। हुँ, महास्रोतस। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्लोम, आमाशय, क्षुद्रांत, स्थूलांत आदि कोष्ठांग सम्मिलित हैं। पांचकाग्नियाँ जठराग्नि के स्थान एवं क्षेत्र हैं। तो सिंपल जो इंटेस्टाइन वाली चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, तो इंटेस्टाइन और स्टमक ये जठराग्नि के कार्य क्षेत्र हैं, स्थान हैं। अब इसे आधुनिक दृष्टि से क्या देखा गया है, ये एक बार पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि आप लोगों को मतलब मॉडर्न वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आता होगा। कैसे आता होगा? क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी में इससे तो ज़्यादा ही लिखा हुआ है कि कौन चीज़ कितनी लंबी है, एपेंडिसाइटिस क्या होता है, सीकम क्या होता है, कोलन क्या होता है, रेक्टम क्या होता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया कि महर्षि सुश्रुत ने षष्ठीधरा कला के रूप में उल्लेखित करते हुए आमाशय पक्वाशय के मध्य स्थित बताया। इसको ग्रहणी नाम भी बोलते हैं। अभी जब हम लोग कला पढ़ेंगे तो उसमें जो रचना शरीर है उसमें कला आता है एक चैप्टर, कौन-कौन सी कलाएँ होती हैं। तो उसमें षष्ठीधरा कला आती है जिसमें, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणी। ये आमाशय पक्वाशय के बीच का स्थान होता है, बीच स्थित होती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि अष्टांग हृदयम ने पाचकाग्नि या पाचक पित्त के स्थान ग्रहणी बताया। अष्टांग हृदय ने क्या बताया? ग्रहणी। उसके बाद वही चीज़ है जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी, उसे पित्तधरा बोलते हैं, भगवान धन्वंतरी। और यही आयु, आरोग्य, वीर, ओज, पुष्टि करती है, क्योंकि पता है हम लोगों को मेन जो डाइजेशन होता है वो डिओडिनम में ही होता है। तो डिओडिनम वाली जगह ही यहाँ पे मेन बताई जा रही है कि अगर वो अच्छे तरीके से काम कर रही है तो हमारी जो बॉडी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरोग्य प्राप्त होगा। आरोग्य मतलब रोग नहीं होगा अपने को। वीर्य अच्छा होगा, ओज अच्छा होगा, पुष्टि प्रदान करेगा। तो धात्वाग्नि वृद्धि का भी कारण ये होती है कि अगर धात्वाग्नि मंद हो गई तो जठराग्नि अगर तेज चल रही है ना, तो वो बढ़ा देता है धात्वाग्नि को भी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आचार्य वाग्भट में सभी कार्य ग्रहणी के बताए हैं, परंतु नीचे परंतु वास्तव में यह कर्म ग्रहणी के ना होकर उसमें स्थित पाचाग्नि के होते हैं। कि तो जो उसके अंदर अग्नि होती है वो कार्य कर रही है, ना कि ग्रहणी एज़ अ होल ऑर्गन काम कर रहा है। फिर जठराग्नि के कार्य बताते हैं कि यहाँ पे पाचकाग्नि कर्म बताया है।
तो ये सारे कर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। कर्म, तो कर्म कौन-कौन से हैं? जैसे त्रिदोष के द्वारा समस्त क्रियाएँ संपादित की जाती हैं। इन्हें इन्हीं नामों से जाना जाता है, जो आपको पता है, अभी इतनी देर से यही चल रहा है। इसके अंतर्गत शरीर में उत्पन्न अनेक प्रकार के आग्नेय स्रावों का या रसों की भुक्त आहार द्रव्यों एवं पंचभौतिक एवं रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। सिंपल जो रासायनिक क्रियाएँ हैं, जो बॉडी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सारी क्रियाएँ, वो सारे कर्म इसी के होते हैं, जठराग्नि के। सबका नियंत्रण मुख्य रूप से सामान्य वात द्वारा होता है। जितना ज़्यादा वात, उस अकॉर्डिंग जठराग्नि होती है। वात जैसे अग्नि लगी होती है, आग लगी होती है कहीं पे, उसमें वायु करते हैं, हवा करते हैं, तो वो बढ़ जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे वात भी काम करता है, और वात में भी कौन-सा वात? समान वात। प्रेरक और नियंत्रक द्रव्य है। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कि किस तरीके से हमारा बॉडी में पाचन करती है वो, किस तरीके से सार भाग, पित्त भाग 2 पार्ट में विभाजन करती है, और वही सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल पाक कर्म करती है स्वयं, भुक्त आहार का। दूसरा है कि दूसरी महत्वपूर्ण है कि धातु पाक भी करती है, धात्वाग्नि पाक भी जिसे बोलते हैं। फिर तीसरा है अपना कि तृतीय महत्वपूर्ण सार और किट्ट भाग का विभाजन करता है। चौथा है कि अन्य कार्य ये है कि शेष पित्तों का अनुग्रह या सहायता प्रदान करता है। ठीक है? अब इसमें कौन किस तरीके से करता है वो आप देख लीजिएगा, और इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या नुकसान होते हैं, वो भी लिखा हुआ है। फिर भूताग्नि क्या होती है? तो जठराग्नि क्या है? बॉडी की एज़ अ होल डाइजेस्टिव फायर भूताग्नि हो जाती है। जैसे 5 महाभूत होते हैं, तो उसके अलग-अलग पाचन के लिए अलग-अलग अग्नियाँ होती हैं, तो वही चीज़ बताई गई यहाँ पे कि जैसे पार्थिव है तो पार्थिवाग्नि। भूताग्नि शब्द से यहाँ स्पष्ट होता है कि भूताग्नि पंच महाभूत से निर्मित द्रव्य में अवस्थित होती है, अर्थात भौतिक द्रव्यों में समाविष्ट अग्नि को भूताग्नि संज्ञा प्रदान की गई है। चरक एवं भागवत ने भूताग्नि का वर्णन स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप में अपनी संहिताओं में किया है, और सुश्रुत ने अप्रत्यक्ष रूप में भूताग्नि को माना है। इस प्रकार भूताग्नि 5 प्रकार की हो गई, ठीक है? ये क्या करती हैं? ये जो बॉडी के पंचमहाभूत अंश होते हैं, उनका परिपाक कर कर शरीर उपयोगी बनाती हैं, डाइजेशन हो पाए, असिमिलेशन हो पाए, एब्ज़ॉर्प्शन हो पाए। फिर लिखा हुआ है इस देह के उपादान दोष धातु और मल सभी पंचभौतिक होते हैं। हमारी बॉडी पूरी पंचमहाभूत से बनी हुई है, ये भी पता है। इसीलिए शरीर को पार्थिव, आप आदि भावों की वृद्धि एवं ह्रास में उत्तरदायित्व भौतिक द्रव्यों में समाहित भूताग्नि ही है। मतलब भूताग्नि है जो बढ़ा रही है या कम कर रही है चीज़ों का, जो पंचमहाभूत वाली चीज़ें हैं, उनको बढ़ा रही है या कम कर रही है, कौन किस पे डिपेंड करता है? भूताग्नि पे। भूताग्नि का स्वरूप क्या है? समान जठराग्नि के समान ही है, आग्नेय प्रकृति। बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया हुआ है विटामिन्स, मिनरल्स का। एक बार पढ़ लीजिए कि कौन-सा विटामिन क्या है, क्या नहीं है। फिर स्थान क्या होता है इसका? आयुर्वेदिक महर्षियों ने भूताग्नि पाक के स्थान स्पष्ट उल्लेखित अपनी संहिताओं में करा है। जैसे करा तो है, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। बिखरे सूत्रों में भूताग्नि का कार्यस्थल विवेचन कर स्थान निर्धारित किया जा सकता है। जैसे चरक ने ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय में जठराग्नि पाक में तत्काल बाद भूताग्नि पाक का उल्लेख किया है। अष्टांग संग्रह ने प्रथम पाचकाग्नि द्वारा आहार पाक वर्णन किया है कि उक्त पाक के उपरांत जब अन्न रस आगे बढ़ गया, अब अन्न रस का पाचन हुआ तो उसके बाद आगे बढ़ गया। अ, तब अग्नि और वात के सहयोग से पार्थिव आदि 5 महाभूत में बन चुके रस और भूताग्नि अपने-अपने कार्य करते हैं। तो मतलब पहले तो जठराग्नि ने कार्य करा, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा, तो उसमें जो-जो भी थे, जैसे 5 महाभूत थे, लेकिन हम लोगों ने लिक्विड लिया, तो लिक्विड में आप पे
या फिर जल महाभूत की प्रधानता ज़्यादा थी, तो आप पे अग्नि ने इस पे काम करा और फिर इसको बचाया। उसमें थोड़ा-सा पार्थिव भी चीज़ें थी, तो पार्थिवाग्नि ने उसका पाचन करा। इस तरीके से जो भी एलिमेंट, जो भी चीज़ ज़्यादा होती है, उसका उसका ही अग्नि, उसका ही पार्थिवाग्नि या आपके अग्निभूत अग्नि ही उसका डाइजेशन करवाती हैं। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भूताग्नि पाक के स्थान निर्धारण हेतु पाचकाग्नि के कार्य क्षेत्र को जानना आवश्यक है। विशेषता ग्रहणी क्षेत्र तक सीमित है और धात्वाग्नि की क्रियाएं रस आदि स्रोतों में संपादित होती हैं। तो बस इतना याद रखिए, ग्रहणी भी है, इसी का है, इसका भी ग्रहणी है। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ग्रहणी और यकृत अग्नि कर्म के मुख्य केंद्र हैं। तो जो अग्नि हो रही है, तो ग्रहणी और यकृत, यकृत मतलब क्या होता है आपका लीवर, तो इनके द्वारा ही बॉडी में डाइजेशन हो पाता है। ये तो आपको पता ही है, जनरल चीजें हैं। वही यहाँ पे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। लेकिन तब के टाइम पे किस तरीके से लोगों को पता चल जाता था कि हाँ लीवर है, लीवर की वजह से ही हमारे यहाँ डाइजेशन हो रहा है। तब तो कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, मॉडर्न रिसर्च रिसर्च भी नहीं हुई थी। किसी को खोल के भी अगर, जैसे कोई इंसान मर गया, उसको उसका पोस्टमार्टम वो सारी चीज़ें करके अगर पता लगाना भी चाहें, तो पहले के टाइम पे कैसे पता लगाते थे कि हाँ ये यकृत है, यकृत से ही हमारा बॉडी के अंदर जो अग्नि है वो चल रही है। लीवर है, हमारी बॉडी को सही से रखा हुआ है, अपनी डाइजेस्टिव फायर अच्छे से बनाए रखा है, ये नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, कैसे पता चलता था? तो तब के टाइम पे भी चीज़ें बहुत एडवांस थी। मेथड अलग हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें थी तब के टाइम पे, वो आज के टाइम पे भी गलत प्रूव नहीं हो पाती बहुत सारी चीज़ें। कि हम लोग बोल दें ये गलत है, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, सटीक है। और मॉडर्न अ, जो आया है मॉडर्न अ, आपका पैथी, तो मॉडर्न पैथी से कई हज़ारों साल, 5000 साल पुराना है ये। तो तब के टाइम पे चीज़ें इस लेवल पे थी, तो सोचिए कहाँ पे थे तब, है ना? बाकी आजकल के टाइम पे इसको इतना नीचे देखा जाता है, बट तब के टाइम पे तो सबसे ऊपर था। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे भी सबसे ऊपर है, क्योंकि आज भी इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न साइंस उसको अभी रिसर्च कर रही है और रिसर्च करने के बाद पता लगाती है। और उन्होंने तो पहले ही लिख के अपना सब कुछ दे दिया कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ रहती है यार, बिलीव आता है जब पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि हाँ, देख रहे हो कि इसमें इंजेक्शन नहीं लगा सकते। अरे इंजेक्शन तो बहुत सारे, क्या एमबीबीएस वाला इंजेक्शन लगाता है? इंजेक्शन तो बहुत वो पैरामेडिकल्स का काम होता है, डॉक्टर्स का काम होता है, लेकिन पैरामेडिकल्स का भी काम होता है, तो वो हेल्प करते हैं। तो आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद के अलग-अलग स्टाफ्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, तो उनका देखो, उनका कार्य अलग है, हमारा कार्य अलग है, तो दोनों को कंपेयर मत करो, दोनों ही अपनी पैथी अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं और दोनों ही जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इमरजेंसी में कोई आपके पास नहीं आएगा और आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई इमरजेंसी में आपके पास आए, क्योंकि इमरजेंसी वाली ड्रग्स होती हैं, लेकिन आजकल के टाइम पे जो इमरजेंसी को सँभालने के लिए इक्विपमेंट्स, मशीन्स बन रखी हैं, वो पहले के टाइम पे नहीं हुआ करती थी। तो इमरजेंसी के लिए वो हैं, लेकिन जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं, उसके लिए हम ही हैं। तो अपने आप को कम मत समझो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हर एक, क्या कहते हैं, कैरियर का, हर एक प्रोफ़ेशन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तुम बीटेक वाले से नहीं कंपेयर करोगे, क्योंकि उनकी अलग इम्पोर्टेंस है, अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ एमबीबीएस से हम लोग बहुत ज़्यादा काम सेम है, लोगों की जान बचा रहे हैं, तो कंपैरिज़न क्यों चालू हो जाता है? मैं तो ये नहीं सोचता। कोई बात नहीं, पढ़ाई पे आते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, डीप में चीज़ें लिखी हुई हैं कहानी की तरह। मॉडर्न वाली चीज़ें हैं, तो मॉडर्न वाली चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बहुत मॉडर्न नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। जो मॉडर्न सिंपल सी बात है, वो तो आएगा ही आएगा कि उसमें फिज़ियोलॉजी में, तो यहाँ पढ़ के बार-बार क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर धात्वाग्नि, तो धात्वाग्नि क्या होती है? जो शरीर में धातुएँ होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उनको पाचन के लिए उनकी अलग-अलग ऊष्मा होती है, जिसको हम लोग धातुगत होने पर धातु ऊष्मा का रूप ग्रहण करती है। अरुणदत्त ने उक्त विचार को धात्वाग्नि का स्वरूप स्पष्ट बताया है। ठीक है? वाग्भट, द्वय मतलब अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह।
ने अपनी रचनाओं में पांचक अंश, कायाग्नि अंश शब्दों का उल्लेख कर उन्हें धातुओं के साथ स्थित होना बताया था। तो धातुओं का पाचक अंश विद्यमान रहता है कि मतलब जो भी धातु है वो किस तरीके से पाचन होगी, जब उसके ही जो अब उसकी अग्नि है अलग अलग, तो वो काम करेगी। अभी धातु पोषण जब चैप्टर आएगा, धातु पोषण, तो धातु पोषण में ये सारी चीजें आपको और समझ में आएंगी कि इस तरीके से जो धातुओं की अग्नि होती है, धातु अग्नि होती है, वो काम करती है और किस तरीके से सारे भाग और किट भाग में धातु को परिवर्तित करती है। सारे भाग में उसमें भी चीजें आती हैं, जो मेन चीजें होती है आगे, जैसे रस है तो वो रक्त बनाएगा, उसके कुछ किट भाग भी होते हैं। तो वो सारी चीजें धातु पोषण में आएगा, जो उसमें हम लोग बताएंगे काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से धातुओं का पोषण होता है, कौन कौन से न्याय होते हैं। न्याय इन द सेंस कि किस तरीके से वो काम करता है, थ्योरीज कि क्षीर दधी न्याय है, खली कपोत न्याय है, वो आएगा भी आगे, तो इसके लिए लोड मत लीजिए। फिर यहाँ पे धात्वाग्नि के भेद, तो धात्वाग्नि के रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, हस्ताग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि, ये 7 होते हैं। फिर यहाँ पे अग्नि के विषय तुलनात्मक सारणी यहाँ पे दिया हुआ है कि अग्नि के प्रकार कौन कौन से हैं। अष्टांग हृदय ने 23, अष्टांग संग्रह ने 23 बताए, चरक संहिता और उसने वो बताया, सुश्रुत ने 11 बताए हैं। कौन कौन से, अभी हम लोग ने देखा था 10, तो कौन सा एक्स्ट्रा आ गया, जठराग्नि, पाचकाग्नि, रंजकाग्नि, साधकाग्नि, आलोचक, भाजक और 5 भूताग्नि। तो 5 भूताग्नि भी उन्होंने बताया, 5 पित्त वाले जो भेद थे वो बताया। क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, जठराग्नि। ठीक है, तो ये एक जठराग्नि हो गई, तो टोटल 11 हो गई, ये याद रखिएगा। 10 ठीक है, 10 तो उन्होंने बताया, बट एक और एक्स्ट्रा बताया, जठराग्नि। फिर षाडंगर संहिता ने पित्त के जो 5 थे वो बताए, भाव प्रकाश ने 13 ही बताए जो चरक वाले थे, बाकी अष्टांग हृदय के टीकाकरण अणुदत्त ने 23 बताए, जो सिंपल अष्टांग वाले जो जितने भी है वो 23, चरक वाले जितने हैं वो 13, भाव प्रकाश भी 13, षाडंगर 5 और सुश्रुत 11। फिर यहाँ पे जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी उसको शॉर्ट में समराइज किया गया। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये यहाँ पे अलग से चैप्टर दिया हुआ है, बट ये आपके आहार और अग्नि से ही रिलेटेड है, उसमें ही आपको पढ़ना है। तो क्या क्या जठराग्नि था, तो जठराग्नि के यहाँ पे भेद अलग तरीके से बताएं। अभी हम लोगों ने जठराग्नि देखा था, तो जठराग्नि एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे चरक ने अग्नि के बल के भेद से 4 प्रकार का उल्लेख करा है कि यहाँ पे चरक बता रहे हैं कि अग्नि का बल जिस तरीके से होगा उस तरीके से उसकी अग्नि होगी। अग्नि तीक्ष्ण हो सकती है, मतलब तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज शार्प हो गई, मंद हो गई मतलब बहुत धीरी हो गई, सम मात्रा मतलब जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी, विषम मतलब कि खराब हो गई, बहुत ज्यादा भी हो सकती है बहुत कम भी हो सकती है, वो विषम आ गई। तो ये पांचक अग्नि के भेद होते हैं, अग्नि के बल भेद। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आती है ना, तो कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ यार वहां पे तो ऐसा था, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। सिंपल सी बात है, वहां तो एक बताया गया है क्योंकि ओवरऑल हम लोग ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ कितनी तरीके की अग्नियां होती हैं, लेकिन उसके अंदर भी चीजें बताई गई हैं, तो वो चीजें भी पता होनी चाहिए कि हाँ बल भेद से भी उसको और टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं कि तीक्ष्णाग्नि हो गई, मंदाग्नि हो गई, समाग्नि हो गई, विषमाग्नि हो गई। और इसमें जो समाग्नि होती है वो श्रेष्ठ होती है, समाग्नि श्रेष्ठ उच्यते, माधव निदान ने बोला है कि सबसे श्रेष्ठ जो होती है वो समाग्नि होती है, क्योंकि वो मनुष्यों में विकार उत्पन्न नहीं होने देती है। मंदाग्नि जो कम अपनी एक्टिविटीज करते हैं उनकी अग्नि जो होती है वो मंद हो जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार पांचकाग्नि के उक्त चारों भेद इनकी शक्ति या बल के आधार पर किए गए हैं। शरीर के जो मूल तत्व हैं वात, पित्त, श्लेष्म का प्रभाव हमारी पाचकाग्नि पे भी पड़ता है। एक इंसान किस तरीके का वात है, पित्तज है, कफज है, तो उसकी अग्नि भी उसी अकॉर्डिंग ही होगी। इसी से सम, विषम, तीक्ष्ण और मंद अग्नि वाले पुरुष पाए जाते हैं। इनमें समा अग्नि से युक्त पुरुष को उत्तम माना गया है।
और अधिकतर व्यक्ति जन्म से मंद, तीक्ष्ण एवं मिश्रम अग्नि वाले होते हैं, तो जन्म से ही होते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर प्रकृति। प्रकृति उनकी जिस तरीके से होगी, उस तरीके से उनकी अग्नि भी डिफ़ाइन होती है। जेनेटिक भी जिसे हम लोग बोल सकते हैं आजकल की भाषा में। फिर यहाँ पे बस इतनी चीज़ें हैं, एक बार रीडिंग मारने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, रीड कर लेना, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो वीडियो पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आराम से पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हैं, तो बहुत सारी डाउट सॉल्व करने के लिए चीज़ें बना दी हैं कि हाँ, कोई दिक्कत ना आए। बाकी तो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट तो मैं डालता ही चाह रहा हूँ, और सारी मतलब यही है कि हाँ, अकेला कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डाल दूँ, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। बस मुझे क्या चाहिए होता है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ, ये लगे कि हाँ, सामने वाला इंतज़ार कर रहा है मेरी वीडियो का। सामने वाले को भी चाहिए कि हाँ, मुझे आप वीडियो डालिए, मैं देखने के लिए बैठा हूँ, मैं आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए बैठा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ, व्यूज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ। व्यूज़ के लिए आपने देखे होंगे क्रिया शरीर के 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं। मैं तो ये नहीं सोच पाता 10 मिनट की वीडियोज़ खाली पास होने भर के लिए, चलो एक बार को समझ में आ गया कि हाँ, चलो पास हो जाओगे उससे। लेकिन क्या मतलब है आगे चल के सेकंड ईयर में जब चीज़ें नहीं समझ में आएँगी, बेस ही नहीं बना होगा, बेसिस एकदम खत्म हो रखा होगा, आगे चल के ना पीजी निकलेगा, ना आपका आयुर्वेद में अच्छे तरीके से कुछ होगा होगा। आप आयुर्वेद को भी एकदम कहेंगे कि हाँ, बेकार है, आयुर्वेद से कुछ होता नहीं, आयुर्वेद से कुछ मिलता नहीं। अरे! स्किल्स ही नहीं है तो आयुर्वेद के क्या कर लेंगे आप? तो आयुर्वेद इज़ ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल रही है, उसको अच्छे तरीके से ही अभी ग्रास्प करिए। जब तक बीएमएस नहीं खत्म होता, तब तक जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है अभी आयुर्वेद की, वो ले लीजिए, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर आपको क्लिनिक जॉइन करना है, तो मैं कभी ये सलाह नहीं देता हूँ कि क्लिनिक जॉइन करो। अगर बीएमएस की तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तो क्लिनिक जॉइन करके वहाँ पे कोई मतलब नहीं, रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर यही कहेंगे कि बीएमएस से आयुर्वेदा से रिज़ल्ट ही नहीं आते। आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को कभी दिखाइएगा। बाकी अभी तो मेरा यही है कि जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जितनी भी मतलब जो हमारी संहिताओं में, हमारे सिलेबस में, हमारे सब्जेक्ट्स में चीज़ें हैं, वो चीज़ें दे पाएँ और डीप में दे पाएँ। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर-ऊपर से चीज़ें पढ़ा दिया, जैसे बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हैं यार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देख के बहुत दिमाग खराब होता है कि यार, ये देखो ये 10 मिनट की वीडियो डाल दिया है। आहार का है, आहार का ब 1 वीडियो 2 वीडियो डाल दी है 15 मिनट की, 10 मिनट की, खत्म हो गया पूरा आहार। यार आहार बहुत बड़ा है, आप मेरी वीडियो जाके देखिए, उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, जो-जो टॉपिक्स फिर एनसीईआरटी से भी मैच कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है ज़्यादा पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी वाला सिलेबस खोल के देख लीजिए कि कितना उसमें दिया हुआ है। 26 नंबर का आता है, कोई छोटा-मोटा नहीं है। इसीलिए थोड़ा-सा सीरियस हो जाइए, और जो होता नहीं है कि लॉलीपॉप में बिक जाने वाला, तो वो वाला सिस्टम मत रखिए। कोई 10 मिनट की वीडियो बना के दे रहा है कि हाँ, ये लो, इससे तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। नहीं यार, सब कुछ नहीं आ सकता। कोई वही टीचर वही सिलेबस 1 साल में पढ़ा रहा है, वही कोई इंसान 10 मिनट में पढ़ा दे रहा है, या वही इंसान आपका महीने भर में पूरा-पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दे रहा है। तो अंतर कुछ ना कुछ तो होगा ना, कहीं न कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ हो रहा है, ये आपको जानना है, आपको करना है यार। क्योंकि आयुर्वेद में आओ यार, मुझे चाहिए कि आयुर्वेद में जो भी बच्चा आ रहा है, तो आयुर्वेद को ऊपर लेके जाए। अगर नहीं ले जाना है, नहीं मन कर रहा है आयुर्वेद को, तो यार प्लीज़ अभी-अभी छोड़ दो। अभी भी छोड़ सकते हो, नीट नीट है आपके पास, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, नीट लीजिए। बस बाकी ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं बोलूँगा, ये सबकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि क्या करना है उसे, तो वही कह रहा हूँ कि जो पर्सनल चॉइस है, अगर एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस ही करो, फिर इसको खराब मत करो। फिर यहाँ पे कोस्ट के बारे में बताया गया है कि कोस्ट क्या होता है? तो कोष्ठ से किस स्थान का विशेष ज्ञान होता है, इस संबंध में चरक ने तिश्रेष्णीय अध्याय में बताया है। त्रिविध मार्ग, शाखा, मर्मास्ति संधि और कोष्ठ, ये रोग का मार्ग होता है। इसमें जो कोष्ठ होता है वो अभ्यंतर मार्ग बोला गया है कि अंदर का मार्ग होता है रोग का, उसे हम लोग कोष्ठ कहते हैं। कोष्ठ सिंपल सी ऐसे समझ सकते हैं कि संदूक या पेटी, नॉर्मल हिंदी में अगर बोले तो। आयुर्वेद में जो हमारे जो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जीआई ट्रैक्ट होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वो कोष्ठ के अंतर्गत आती हैं। कोई ऐसी जगह है जो खाली है, जो जिसमें कुछ चीज़ भर सकती है, तो वो कोष्ठ कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाश्रोत शरीर मध्य महानिम्न आम पक्वाशय को कोष्ठ पर्याय माना गया है। महाश्रोतस क्या होता है?
कि शरीर के मुख से लेकर अधोभाग का गुद पर्यंत तक। तो ये क्या हो गया? जीआई ट्रैक्ट हो गया अपना। आधुनिक भाषा में इसे एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना महास्रोतस का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। फिर महास्रोतस को 3 भागों में विभक्त करा जा सकता है, मुख के अधोभाग से आमाशय तक, फिर ग्रहणी या शुद्रांत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन, उंडुक से गुदभाग जिसको लार्ज इंटेस्टाइन तक बोलते हैं। इस स्रोतस में ऊर्ध्व, मध्य और निम्न भाग कहा गया है, और चरकोक्त 15 कोष्ठ अंग शरीर के मध्य भाग में रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 15 कोष्ठ अंग होते हैं जो हमारे शरीर के मध्य भाग में रहते हैं, जिसको हम लोग मध्य शरीर बोलते हैं। अब ये रचना शरीर में आप पढ़ेंगे कि कोष्ठ क्या होता है और कोष्ठ में कौन-कौन से अंग होते हैं। 15 होते हैं, 15 के नाम भी आपको वहीं पे पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे लोड मत लीजिए, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अरुण दत्त थे, उन्होंने कहा कि जो आधुनिक आजकल की भाषा में ट्रंक बोलते हैं जिसको, वो उन्होंने बताया कि आजकल की भाषा में इसे ट्रंक बोल रहे हैं। शरीर में सबसे बड़े खाली स्थान इस भाग में होने के कारण इसे महानिम्न बोलते हैं। आमाशय गल विवर से आमाशय तक, पक्वाशय उंडुक से गुदा तक, शुद्रांत मध्य भाग से पश्चिमानाशय कहकर इसे आम पक्वाशय कोष्ठ पर्याय बताया गया है। तो बस एक बार पढ़ने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें देखो सुश्रुत ने कोष्ठ का वर्णन किया है, तो उसमें कोष्ठ में बताया गया कि आमाशय होता है पैनक्रियाज़, आमाशय होता है स्टमक, अग्नाशय पैनक्रियाज़, पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन, मूत्राशय किडनी, रुधिराशय लीवर, और स्प्लीन। मेनली तो स्प्लीन होता है, लीवर तो यकृत बोलते हैं, बट हाँ, इसके अंदर ले लेते हैं हम लोग लीवर और स्प्लीन को। हृदय हार्ट, उंडुक सीकम और फुफ्फुस लंग्स। तो ये आयुर्वेदिक नाम है, ये आप याद रखिएगा। रचना शरीर में, वैसे तो रचना शरीर का चीज़ है ये, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कोष्ठ के भेद, तो अग्नि के अग्नि के ऊपर अगर अग्नि के हम लोग देख रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग तो कोष्ठ के 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? कोष्ठा क्रूरु मृदु मध्या, मध्या स्यातो समोरपि। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला चैप्टर 8वां श्लोक, है ना? तो देख रहे हैं कि वहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर के श्लोक थे वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो और ये कहाँ गया? चरक का नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। बट आप अष्टांग हृदय का अगर दिया हुआ है तो अष्टांग हृदय का याद कर लीजिए। तो वायु दोष के प्रभाव से कोष्ठ पूर्व, पित्त दोष के प्रभाव से मृदु और कफ के प्रभाव से मध्यम होता है। ऐसे याद कर लीजिए, वात, पित्त और कफ। कोष्ठ क्रूर है, वात वाला, मृदु है और मध्यम है, मृदु। तो यहाँ पे सुश्रुत ने 3 अपने कोष्ठ बता दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है यकृत की बात करते हैं। तो यकृत में ये क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना? क्योंकि यकृत क्या होता है? लीवर होता है। ये अपनी अग्नि में बहुत से ज़्यादा रोल प्ले करता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा ही जो अग्नि है उसे समावस्था में रखना, अपने फैट्स का डाइजेशन करना, बॉडी में जो भी डाइजेशन है उसको रेगुलेट करना। ये इसमें दिक्कत आती है ना, तो पूरे शरीर में दिक्कत आ जाती है। इसकी वजह से ही अग्नि मंद हो जाती है। इसकी वजह से ही रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से रखना चाहिए। ये स्वस्थ रहेगा तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हमारी स्किन ग्लो करेगी, बहुत सारी चीज़ें। वो अभी आगे पढ़ेंगे आप। तो यहीं पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको लेवल पे बहुत डीप में जाना है। तो ये चीज़ें हैं, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इसमें मत जाइएगा, ठीक है? और इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इतनी चीज़ें हैं। एक यकृत वाली चीज़ है, तो यकृत वाला जो भी ये लिखा हुआ है, इसको एक बार रीडिंग मारना है। बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एज़ सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि यकृत के बारे में बताइए आप। क्योंकि ये क्रिया शरीर है, क्रिया शरीर में एनाटॉमी जैसी चीज़ें नहीं आती कि हाँ, यकृत आ गया तो यकृत को डिफाइन करना है, तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कैसा-कैसा चीज़ें होती हैं इसमें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या है, और यकृतवाची शब्द में सिर्फ़ हेडिंग्स देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। रक्ताधरा, रक्ताशय क्या होता है? उसके बाद
यकृत के कार्य कहाँ हैं? फिर रक्तोत्पत्ति किस तरीके से होती है कि रक्त की उत्पत्ति करते हैं रंजक कृत्य के द्वारा, जिस और मॉडर्न में इसको विटामिन बी 12 की वजह से जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इनकी मदद से उत्पन्न करता है आरबीसीज को। तो वो वाली चीज़ हो गई कि रक्ताशय, रक्त स्रोतस मूल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, एक बार रीडिंग मारना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर अग्नि। अग्नि में हम लोगों ने धात्वाग्नि, भूताग्नि और जठाग्नि के बारे में अच्छे तरीके से डीप में पढ़ा। इनके कार्य क्या होते हैं, इनके स्वरूप क्या होता है, इनका स्थान क्या होता है, और कौन-कौन तरीके के आचार्यों ने कौन-कौन तरीके की अग्नि दी है, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने देखी। तो इस चैप्टर में अगर कुछ भी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके ओपिनियन देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं उनके लिए, या फिर कोई दोस्त है जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और उस वो बोल रहा है कि यार कुछ नोट्स दे दो, तो उसको वो ओपिनियन वाले नोट्स उठा के दे देना, ठीक है? मैंने फर्स्ट ईयर में अपने बनाए थे, छोटे-छोटा एक-एक पेज पे लिखा था सारी चीज़ें, जितना भी पास होने भर के लिए है, ताकि ये है कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहे। बाकी और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 जो है वो खत्म हो गया है। अब हम लोग क्रिया शारीर पेपर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अब डीप में पढ़ने वाले हैं। तो ये था क्रिया शारीर का पेपर 1। कैसा लगा आपको वो बता दीजिए। कोई सजेशंस है वो बता सकते हैं, और अगर कोई एप्रिशिएशन है तो वो दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। टाटा, बाय-बाय।